एक बार हमारे भाई के अनुरोध पे ऊर्जा वाला फिर से रिपीट कर देता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये कह रहे हैं कि खाली स्थान और इकाइयों के अलावा तीसरी कोई वास्तविकता है नहीं। सभी इकाइयाँ ऊर्जित हैं और इस तरह से ऊर्जित हैं कि एक से अनेक तक एक पूर्ण सामंजस्य दिखाई देता है। इससे ये सिद्ध होता है कि सभी इकाइयों के ऊर्जित होने का स्रोत कोई एक वास्तविकता है। सृष्टि की सभी इकाइयों को कोई एक वास्तविकता की बात करें तो केवल खाली स्थान है जो सभी इकाइयों को समान रूप से हमेशा हमेशा के लिए प्राप्त है। इससे ये सिद्ध होता है खाली स्थान खाली नहीं है, ये ऊर्जा स्वरूप है, निरपेक्ष ऊर्जा है, मूल ऊर्जा है, जिसमें होने मात्र से इकाइयाँ ऊर्जित हैं। खाली स्थान किसी को ऊर्जा देता नहीं है। खाली स्थान में होने मात्र से इकाइयाँ अपनी पात्रता अनुसार ऊर्जित हैं। नमस्कार। इसको अपने में स्थिर करो, धीरे से इस पे काम करो, आगे पीछे बात बैठ जाएगी। हाँ जी, चलिए, कहाँ पहुँचे? तो जितनी अब तक हमने बात की उसमें हमने पाया कि ये खाली स्थान असीम है, एक फैली हुई वस्तु है। इसके होने से हमको सभी इकाइयों को हम देख पाते हैं, पारदर्शी है, इसका कोई टुकड़ा नहीं हो सकता। ये स्वयं में क्रिया शून्य है, क्योंकि क्रिया का दर्शन इकाई में होता है, और जहाँ इकाई नहीं है, केवल खाली स्थान है, वहाँ किसी क्रिया का दर्शन नहीं हो सकता है। ये स्वयं में खाली क्रिया शून्य है। ये भी समझ में आया कि खाली स्थान खाली नहीं है, ऊर्जा स्वरूप है। क्रिया शून्य है इसलिए अजन्मा है, क्रिया शून्य है इसलिए स्थिति पूर्ण है। ये क्रिया शून्यता की महिमा काफ़ी गहरी चीज़ है। ये क्रिया शून्यता ही अपने आप में एक ऐसी महिमा, एक ऐसी वास्तविकता। देखिए, जड़ संसार को देखें तो वो भी क्रियाशील है, चैतन्य संसार को देखें तो वो भी क्रियाशील है। चैतन्य संसार आशा विचार इच्छा के रूप में क्रियाशील है। जड़ संसार में एक परमाणु को देखेंगे तो उसमें भी क्रियाशीलता दूसरे परमाणु को पहचानने के रूप में है ना, फिजिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग, बहुत सारी बातें हमने पढ़ी हैं। तो कुल मिला के क्रियाशीलता का दर्शन हमको होता है। कोई चीज़ वास्तविकता भी हो, कोई चीज़ रियलिटी भी हो और क्रिया से मुक्त हो, ये एक अलग तरह की बात है। ये बात पचाने लायक है। ये बात पच जाएगी तो उसका ऊर्जा स्वरूप होना समझ में आ जाएगा। तो ये अपने आप में एक अद्भुत बात है, हमारी सारी कल्पना के परे है कि कोई चीज़ वास्तविकता है लेकिन स्वयं में क्रिया शून्य है। तो कोई चीज़ वास्तविकता है, स्वयं में क्रिया शून्य है। ये क्रिया शून्यता ही अखंडता है, क्योंकि खंडित होता है तो क्रिया है। ये क्रिया शून्यता ही स्थिति पूर्ण है, अजन्मा है, क्योंकि जन्म होता है तो क्रिया है। ये क्रिया शून्यता ही स्थिति पूर्णता है, क्योंकि कुछ भी बदलता है तो क्रिया है। तो बेसिकली स्थिति पूर्णता की बात भी क्रिया शून्यता का ही कहने का एक तरीका है। अप्रभावित है क्योंकि क्रिया शून्य है, क्योंकि प्रभावित होना भी क्रिया है ना। अद्वितीय है, इसके जैसा दूसरा नहीं है, क्योंकि दूसरा हो गया तो वो भी क्रिया है, इसलिए ये भी क्रिया शून्य है ना। पारगामी है, यदि पारगामी नहीं होगा तो क्रिया सिद्ध हो जाएगा। पारगामी होने का मतलब ही है कि कोई स्थान क्रिया से रिक्त मुक्त नहीं है ना। कोई भी स्थान क्रिया से रिक्त और मुक्त नहीं है, तो क्रिया है ही, तो सभी जगह क्रिया है। तो इस रूप में हम अलग अलग तरीके से उसको देख रहे हैं कि किस तरह से एक वास्तविकता को हमने देखने की, समझने की कोशिश की है।
और आगे चलूं, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। है पारगामी नहीं है? भैया जी, अपन ने ये कहा कि माइक थोड़ा ऊपर। हाँ, क्रिया शून्य के पहले अपन ने ये बताया कि ये अखंड है, क्योंकि इसके टुकड़े टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसको अलग अलग नहीं किया जा सकता, स्पेस को, खाली स्थान को अलग अलग नहीं किया जा सकता, इसलिए ये अखंड है। उसी आधार पे ही अपन ने ये कहा कि चूंकि ये अखंड है, इसको अलग अलग नहीं किया जा सकता, इसलिए इसमें कोई क्रिया नहीं है, इसलिए क्रिया शून्य है। ये इसी प्रकार से डिराइव होता है ना? हाँ, मतलब एक ही बात को कहने के तरीके कई हो सकते हैं। लेकिन अब हमको गहरे में जाएंगे तो ये समझ में आया कि यदि किसी चीज का खंड हो सकता है, इसका मतलब उसमें क्रिया हो गई। तो क्रिया शून्यता की महिमा को ही एक तरह से कहने गए तो वो अखंडता है, क्रिया शून्यता की महिमा को ही कहने गए तो वो अप्रभावित रहना है, क्योंकि प्रभावित हो गया तो क्रिया है, जन्म हो गया तो क्रिया है, कहीं से आया तो क्रिया है, कहीं गया तो क्रिया है, कहीं नहीं है और कहीं है तो फिर ये भी क्रिया है। ठीक? तो इसका मतलब ये हुआ कि एक ऐसी महिमा जो स्वयं में, मतलब इस महिमा को कहने के लिए असीम है, ये असीम है, ये भी क्रिया शून्यता है। यदि क्रिया वाला होगा तो वो सीमित ही होगा। हाँ, और क्रिया शून्य शब्द ऐसा है, वो भी क्रिया से ही आया है, तो हमारे लिए उसको कहने के लिए शब्द भी नहीं है। हमारे सारे शब्द किसी क्रिया से आ रहे हैं, सीमित होने से असीम शब्द आ रहा है ना। व्यापक केवल एक शब्द ऐसा है जो थोड़ा सा इकाई से नहीं आ रहा है, फैली हुई चीज है ना। पारदर्शी है ना, अखंड, अखंड तो खंड से ही आ रहा है। ठीक, तो इस रूप में हम देखेंगे तो क्रिया शून्यता कोई बड़ी महिमा है। सारा जड़ और चैतन्य संसार स्वयं में क्रियाशील है, चैतन्य संसार स्वयं में क्रियाशील है। उस क्रियाशीलता, क्रियाशील चैतन्य आशा विचार इच्छा के रूप में क्रियाशील है, और उसको ये पहचानना है कि एक वास्तविकता ऐसी भी है जो स्वयं में क्रिया शून्य है। बढ़िया, आगे चले। अजन्मा का मतलब है कि किसी चीज का जन्म हुआ तो ये भी क्रिया है, और क्रिया शून्य है इसका मतलब जन्म नहीं हो सकता। क्रिया शून्य है इसका मतलब है कि उसमें कुछ बदल नहीं सकता है, वो कम अधिक से मुक्त है, तभी क्रिया शून्य है। इसी को पूर्ण कहा। क्रिया शून्य है तभी अप्रभावित है। क्रिया शून्य है इसका मतलब ही है कि, है ना, कि वो अखंड है। अखंड का मतलब ही है कि दो नहीं हो सकते, मतलब कोई दूसरी चीज ऐसी नहीं हो सकती, है ना। पारगामी का मतलब है वो भी अखंडता से ही आता है। तो अलग अलग समझने के लिए अलग अलग शब्दों को प्रयोग कर रहे हैं, एक ही वास्तविकता को अलग अलग आयाम में देखने की कोशिश कर रहे हैं। ये ठीक हो गया? तो खाली स्थान इकाइयों को ऊर्जा देता है कि नहीं देता है? खाली स्थान इकाइयों को ऊर्जा देता है कि नहीं देता है? देता है, देता है। क्योंकि देना भी क्रिया हो गया, इसलिए खाली स्थान इकाइयों को ऊर्जा देता नहीं है। खाली स्थान में होने मात्र से इकाइयां ऊर्जित हैं। तो सूत्र है हर इकाई अपनी पात्रता अनुसार ऊर्जित है। हर इकाई मूल ऊर्जा में होने मात्र से अपनी पात्रता अनुसार ऊर्जित है। पात्रता का मतलब है, जैसे एक ही इलेक्ट्रिसिटी लाइन पे कितनी सारी एप्लीकेशन लगी हुई हैं,
पंखे की पात्रता, पंखा मेरे ख्याल से 60 या 40 वाट का रहता है, 80 वाट का रहता है ना, 60 वाट का। ट्यूबलाइट पहले 40 वाट की आती थी, आजकल 20 वाली ही उतनी रोशनी देती है। तो इसका मतलब है कि कैमरा लगा है उसका भी कोई वोल्टेज होगा, माइक है इसका भी कोई वोल्टेज होगा। तो हर इकाई अपनी उसी लाइन में लगी है, लेकिन जितनी उसकी वोल्टेज है उतनी, जितनी उसकी पात्रता है उतनी ऊर्जा लेती है, और उतनी ऊर्जा को लेके वो जिस एप्लीकेशन के लिए बनी है उसको डिलीवर करती है। तो हर इकाई अपनी पात्रता अनुसार ऊर्जित है। एक तो ये बात बोला, पात्रता अनुसार ऊर्जित है। पात्रता अनुसार ऊर्जित है के लिए बोल रहे हैं कि जड़ संसार उसको पाकर जड़ संसार मूल ऊर्जा, इसी को मूल ऊर्जा कहा है, इसी को मूल ऊर्जा कहा है, क्योंकि ये सारी ऊर्जा का मूल है। इसी को निरपेक्ष ऊर्जा कहा है। इसके पीछे दूसरा कोई कारण नहीं है, इसलिए उसको निरपेक्ष ऊर्जा कहा है। इसी को साम्य ऊर्जा कहा है, क्योंकि ये सबको समान रूप से उपलब्ध है। ऐसे बहुत सारे शब्द कहें। जड़ संसार मूल ऊर्जा को पाकर, मूल ऊर्जा में होने मात्र से जड़ संसार मूल ऊर्जा में होने मात्र से क्रियाशीलता के रूप में व्यक्त होता है। क्रियाशीलता के रूप में व्यक्त होता है। जड़ संसार की जैसी पात्रता है वो उसको पाकर, मूल ऊर्जा को पाकर क्रियाशीलता के रूप में व्यक्त होता है। प्राण संसार मूल ऊर्जा को पाकर स्पंदनशीलता के रूप में व्यक्त होता है। जीव संसार का शरीर तो स्पंदनशील हो गया। स्पंदनशीलता मतलब कोशिकाओं का सांस लेना, सांस लेने से फूलना और सांस छोड़ने से सिकुड़ना, ये कोशिकाओं का फूलना और सिकुड़ना, इसको स्पंदन बोलते हैं, है ना, संकोचन प्रसारण बोलते हैं। तो जीव संसार मूल ऊर्जा को पाकर आशा के रूप में व्यक्त है, आशाशीलता के रूप में व्यक्त है, और भ्रमित मानव मतलब जिंदा रहने के धरातल पर, भ्रमित मानव मूल ऊर्जा को पाकर कल्पनाशीलता के रूप में व्यक्त है, और जागृत मानव मूल ऊर्जा को पाकर ज्ञान स्वरूप में व्यक्त है। या इसको कहेंगे संज्ञानशीलता के रूप में व्यक्त है। तो क्रियाशीलता, स्पंदनशीलता, आशाशीलता, कल्पनाशीलता और संज्ञानशीलता, इतना एक्सप्रेशन है टोटल। माइक। ये जो कॉन्सेप्ट, स्पेस का जो कॉन्सेप्ट था ना, वो हमने क्रिया को और इकाई के रिलेटिव एक्सप्लेन किया पूरा। अच्छा बोलिए। स्पेस को हमने कैसे किया, क्योंकि क्रिया शून्य तब बोला जब क्रिया के सापेक्ष हमने उसको क्रिया के सापेक्ष शब्द लिया, लेकिन वास्तविकता अपने आप में एब्सोल्यूटनेस में है। क्रिया है इसलिए स्पेस है, ऐसा नहीं है। हाँ, वो मैं समझ गया। और उस आपने इकाई के कॉन्टेक्स्ट में स्पेस भी क्लियर हो गया। बट जब हम वापस उसको रिवर्स क्यों कर रहे हैं कि बिकॉज वहाँ पे एनर्जी फॉर्म ही है, इसलिए हर यूनिट जो है वो अपनी एलिजिबिलिटी के हिसाब से एनर्जाइज्ड है। हाँ। तो एक बार हमने उसके सापेक्ष किया तो हमारे एक्चुअली कॉन्सेप्चुअली ये कंफ्यूजिंग है, क्योंकि हमने यूनिट और एक्शन के अगेंस्ट उसको एक्सप्लेन किया। अब उसी को वापस
रेफरेंस पॉइंट मार्क के हम वापस रिवर्स क्यों आ रहे हैं? ये कुल मिला के अपन शब्दों से देखने की कोशिश कर रहे हैं तो ऐसा लग सकता है, ठीक है। लेकिन ये पता चला, देखिए जब ये कह रहे हैं कि एग्जिस्टेंस इज को एग्जिस्टेंस, तो को एग्जिस्टेंस क्या चीज को बोल रहे हैं? तो ये कह रहे हैं कि सभी इकाइयां हमेशा हमेशा के लिए मूल ऊर्जा में ऊर्जित हैं, इकाइयों को मूल ऊर्जा से अलग नहीं किया जा सकता, इकाइयों को मूल ऊर्जा से अलग नहीं किया जा सकता, इकाई और मूल ऊर्जा साथ साथ है हमेशा हमेशा, इसका नाम कोएग्जिस्टेंस है। ये ठीक हो गया? तो सभी इकाइयां हमेशा हमेशा के लिए मूल ऊर्जा में ऊर्जित हैं और हमारे पास कोई मैकेनिज्म नहीं है कि इकाई को ऊर्जा, जब इकाई कह रहे हैं तो वो कोएग्जिस्टेंस में है ही, जब इकाई बोल रहे हैं तो वो कोएग्जिस्टेंस में है ही, इकाई कह रहे हैं तो वो मूल ऊर्जा में है ही, इकाई कह रहे हैं तो वो खाली स्थान में है ही। तो इकाई बोलने से खाली स्थान अलग से बोलने की आवश्यकता नहीं है। चूंकि हमारी जड़ संसार की कंडीशनिंग इतनी गहरी है, इसलिए हमको खाली स्थान को अलग से एक्सप्लेन करना पड़ा। जिसको समझ में आता होगा, आ जाएगा, आता है, उसको इकाई बोलने से वो है ही। जैसे जैसे ये पेन दिख रहा है, ये पेन दिख रहा है, आंख से दिख रहा है? गुड गुड। तो अब ध्यान से दिख रहा है, आंख से नहीं दिख रहा है। अब कम से कम ये तो पक्का हो गया। आंख शुद्ध रूप से बायोलॉजिकल लेंस है, आंख शुद्ध रूप से बायोलॉजिकल लेंस है, और इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो इसमें एक लेंस और लगा देते हैं। मेरा दूर दृष्टि ठीक है, निकट दृष्टि में दोष, तो उसके लिए एक लेंस और लगा दिया। तो आंख शुद्ध रूप से बायोलॉजिकल लेंस है, आंख नहीं देखती, आंख के थ्रू ब्रेन पे एक प्रतिबिंब बनता है, उस प्रतिबिंब को देखने वाला मैं हूं। यदि मैं नहीं हूं तो प्रतिबिंब बना रहे, को देखने वाला कोई नहीं है, है? ठीक है, थोड़ी देर रुको, फ्लो में आएगा तब बताऊं। तो ये क्लैरिटी बनी। तो हम ये बोल रहे हैं कि यदि पेन हमको दिखाई देता है, इसका मतलब पेन कैसे दिखाई देता है? तो पेन सामने है, पेन कैसे दिखाई देता है? जब मैं पेन को देखता हूं तो इधर से देखता हूं तो आर पार दिखाई देता है, इधर से भी आर पार दिखाई देता है, इधर से भी आर पार दिखाई देता है, इधर से भी आर पार दिखाई। जब आर पार दिखाई नहीं देता है तब कुछ दिखाई देता है। जब आर पार दिखाई नहीं देता है तब कुछ दिखाई देता है। तो पेन इसलिए दिख जाता है क्योंकि ये खाली स्थान पारदर्शी है, इसलिए पेन दिख जाता है। खाली स्थान कलर्ड होता तो पेन दिखता। तो इससे ये समझ में आया कि कोई चीज जब हमको दिखती है तो पेन दिख रहा है, तो भाषा ये है, पेन दिख रहा है कि नहीं? तो बोलते हैं खाली स्थान में पेन दिख रहा है। हम बोलते हैं बस जा रही है, ट्रक जा रहा है। तो बेसिकली पूरी भाषा क्या बनती है? खाली स्थान में ट्रक जा रहा है। तो खाली स्थान में ये सबके लिए कॉमन है, तो कॉमन डिनोमिनेटर रहे, इसलिए इसको निकाल दिया। और भाषा बोला कि बस जा रही, ट्रक जा रहा है, आदमी जा रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि वो खाली स्थान में जा रहा है। तो खाली स्थान पारदर्शी है, इसलिए हम किसी इकाई को देख पाते हैं, क्योंकि इकाई पारदर्शी नहीं है। कभी कभी गाड़ी में नहीं बैठते हैं, गाड़ी में बैठ के और चेहरा बाहर निकाला और धड़ से कांच लगा, तो
हमने सोचा था कांच चूंकि पारदर्शी है इसलिए हमने मान लिया कि कांच चढ़ा हुआ नहीं है, तो हमारा सर उसमें लग गया। तो बेसिकली कोई चीज़ हमको इसलिए दिखाई देती है, इकाई ओपेक है क्योंकि खाली स्थान पारदर्शी है, तो खाली स्थान पहले है, इकाई उसमें है ही, दोनों साथ साथ। एक बहुत बढ़िया बात जो मिस हो गई वहाँ पे, उसको फिर से कर लेते हैं। तो इस चर्चा में हमारी ये क्लैरिटी तो बन गई कि खाली स्थान कहाँ से आया, ना आया ना गया, ये क्वेश्चन ही गिर गया, खाली स्थान तो नहीं आया, क्वेश्चन चला गया। चलो जान बची है। हाँ माइक। भैया एक सवाल मेरा भी इधर सामने ब्रजेश। हाँ जी। जब आप पहले एक की परिभाषा पूछ रहे थे तो फिर समझ में आया कि एक उसको बोलते हैं जिसकी सीमाएं होती हैं। तो जड़ और चैतन्य में हम देख रहे हैं कि वो दोनों क्रियाशील है, और आपने ये भी कहा कि चैतन्य की निश्चित सीमा है। तो जब वो असीम हम समझ रहे हैं खाली स्थान को, तो अगर मैं ठीक समझ रहा हूँ तो आप मुझे बताइएगा, अगर कुछ करेक्शन हो तो बताइएगा कि कोई चीज़ क्रियाशील तब हो पाती है जब उसकी निश्चित सीमाएं हो और कुछ स्पेस हो कहीं पर भी, क्योंकि उस स्पेस में ही क्रियाशील स्पेस है। में ही है। हाँ। और चूंकि हम जो खालिस्तान की बात कर रहे हैं, तो चूंकि उसकी कोई सीमा नहीं है और उसके बियॉन्ड कोई स्पेस नहीं है। अगर उसमें कोई स्पेस होता तब वो क्रियाशीलता होने की संभावना उसमें होती। देखो ये है सोचने का तरीका, कुछ और सोचते रहो बैठ के, कहाँ समझ में आएगा। तो फिर से सुनो, अच्छा बोल रहे हैं, फिर से रिपीट करो। तो देखिए अच्छा बोल रहे, क्योंकि स्पेस एक ऐसी वास्तविकता है जिसको हमको अपने में पचाने के लिए कोई अपना ही श्रम लगे, मेरे बोलने से समझ में नहीं आएगा, अपने ही एफर्ट से समझ में आए। कोई चीज जो शरीर स्थूल है, विचार सूक्ष्म है, और आगे जाएंगे ये और सूक्ष्म है, ये खाली स्थान सूक्ष्म अति सूक्ष्म रियलिटी है, इससे सूक्ष्म और कोई रियलिटी है नहीं एग्जिस्टेंस में। इस रियलिटी को मुझको समझना है और मैं खड़ा हूं जिंदा रहने के धरातल पर, इसलिए इतना बड़ा गैप है। मैं किसी ऐसी रियलिटी को समझना चाहता हूं जो अल्टीमेटली सूक्ष्म अति सूक्ष्म है। मैं खड़ा उस जगह में हूं जहां केवल शरीर को देखता हूं, खुद को भी नहीं देखता हूं। तो मैं स्थूल, शरीर स्थूल है, जीवन सूक्ष्म है, जीवन में भी जो और कोई क्रिया है उसको उससे भी सूक्ष्म बोल रहे, और व्यापक वस्तु को अति सूक्ष्म, सूक्ष्म अति सूक्ष्म बोल रहे। इसलिए शरीर के धरातल पे खड़ा होके इस खालिस्तान रूपी वास्तविकता को अपने में कम से कम इतना पच जाए कि लॉजिकल एक्सेप्टेंस आ जाए। लॉजिकल एक्सेप्टेंस आए तो उस पर मेरा शोध, उस पर मेरा रिसर्च शुरू हो, मेरा विचार उसमें लग सके, स्थिर हो सके, उसमें कुछ घंटे बैठ के मैं सोच पाऊं। पुराने सभी लोग इस बात पे सोच सकते हैं कि खाली स्थान रूपी वास्तविकता पे मेरा मन, वृत्ति, चित्त या मेरा आशा, विचार, इच्छा कितना देर के लिए स्थिर होता है। बढ़िया बढ़िया, ध्यान से सुनिए। तो जड़ों चैतन्य इकाई से जो हम समझ रहे थे, तो किसी भी इकाई को क्रियाशील होने के लिए जो वो क्रियाशील चाहे स्पिन मोशन करे, चाहे वो ऑर्बिटल मोशन में हो या फिर वाइब्रेट करे, उसको अपनी सीमाओं के बाहर कुछ जगह की ज़रूरत होती है। और जो हम खालिस्तान को देख रहे हैं तो वो तो पहले से ही असीम है, उसकी कोई सीमा नहीं है। तो अगर उसको क्रियाशील होना है तो खालिस्तान को भी कुछ खालिस्तान उसके बाहर होने की ज़रूरत पड़ेगी, तब वो क्रियाशील हो पाएगा। बिना कुछ जगह के क्रियाशील हो कोई भी इकाई हो नहीं सकती, ना तो वो स्पिन मोशन कर पाएगी, ना वाइब्रेशन कर पाएगी, ना तो ऑर्बिटल मोशन कर पाएगी। तो वो असीम से भी अगर हम उसको देखें तो असीम से भी जो क्रिया शून्य की जो बात आती है वो शायद उससे एक्सप्लेन हो रही, सेल्फ एक्सप्लेन हो रही है। बहुत शानदार, अच्छा तर्क, बहुत बढ़िया। सच्चाई एक है, उसको अप्रोच करने का तरीका अनेक है। सच्चाई सबके लिए सेम है,
लेकिन कोई उस सच्चाई को कैसे अप्रोच करेगा, किस लॉजिक को यूज करके करेगा, है ना, किस तरह से करेगा, ये सबके लिए अलग अलग है। इस सेंस में इस जर्नी में हम सभी अपने आप में यूनिक हैं। बहुत बढ़िया। हाँ जी, भैया हाँ पहले आपको बोल लें दो। हाँ मेरे क्वेश्चन का आधा आंसर तो ब्रजेश भी ने कर दिया ऑलरेडी। गुड। मैं एक्चुअली ये चाह रहा हूँ कि जो हमारा पुराना सॉफ्टवेयर उसको आप थोड़ा सा और तोड़ें, बिकॉज हम आस्था के धरातल से आए थे। तो आस्था के धरातल में हम कुछ यही पैरामीटर्स बना के रखे हुए थे भगवान के लिए। अभी रुक जाओ, फिर एक लॉजिक्स। उनसे कल मिलेंगे। अच्छा एक बार, लेकिन यदि मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए तो। हाँ क्वेश्चन बोल दो। फिर हम लॉजिक्स में आए थे। लॉजिक्स भी यूनिवर्सल लॉ ऑफ एनर्जी को मानता है, जिसके कंप्लीट पैरामीटर्स यही सारे हैं। क्या लॉजिक? लॉजिक्स मतलब यदि साइंस को हम बोलते हैं तो वो यूनिवर्सल लॉ ऑफ एनर्जी पे जाके बेस करता है। मतलब लॉजिक मतलब साइंस पे यदि हम लोग बात करते हैं तो साइंस की बात करते हैं। हाँ जी, अल्टीमेटली वो यूनिवर्सल लॉ ऑफ एनर्जी पे बेस करते हैं। मतलब ये सारे पैरामीटर्स उसके अंदर आके फिल हो जाते हैं। तो हम उन दोनों पैरामीटर्स को छोड़ते हुए वापस आगे बढ़ रहे थे। तो मैं ये चाहता हूँ कि मुझे मेरे पुराने सॉफ्टवेयर पे या जो हम सबके पुराने सॉफ्टवेयर पे जो चीज़ें बनी हुई हैं, चाहे आस्था के रूप में या मेरे अंदर एनर्जी के रूप में विद्यमान है, कि मैं एनर्जी को कल हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू। कल हो जाए, कल कुछ शेष नहीं रहेगा। कल दोपहर 1 बजे तक आपके पास कुछ पूछने के लिए क्वेश्चन नहीं बचेगा। हाँ जी। हेलो, जो स्पेस जो हम कह रहे हैं ऊर्जा रहित, तो मुझे विश्वास, जैसे मैं फ़ोन में जब बात करता हूँ तो वो व्यक्ति चाहो कनाडा में हो या यूएस में हो तो मुझे विश्वास हो जाता है विचारों के माध्यम से। तो मैं ऐसे इसको समझाऊँ, इसे बताइएगा उसी तरह कि जो ये है स्पेस है, उसमें जो इकाई है वो रहित है, उसमें है, और वो जहाँ पे भी वो क्रिया कर रही है वो इकाई, तो वो अब जीवन जो है वो उसके संबंध के आधार पर जो जीवन में हो रहा है, जो क्रिया, उसके आधार पर वो विश्वास को पहुंचा पा रहा है। देखिए, मेरे को लगता है कि खालिस्तान मूल ऊर्जा है। इसको पकड़ने का एक सरल तरीका ये है कि सारी सृष्टि की इकाइयों की क्रियाशीलता में परस्पर एक जो हार्मनी है, ये जो सेंस ऑफ वननेस है। यदि एक मानव को देखें, चाहे कोई एवरेस्ट पे गंदगी फैला के आया, चाहे किसी ने अफ्रीका के साथ अन्याय किया, चाहे किसी ने वो अर्जेंटीना में रहने वाले एक आदमी के साथ अन्याय किया, हमको यहाँ बैठ के न्यूज़ मिलती है तो हमको खराब लगता है। तो इसका मतलब है कि इस पूरे प्लेनेट पे और मंगल पे भी कोई नुकसान पहुंचाने की सोच रहा है तो हमको वो भी सुन के खराब लगता है। और जब हमको ये पता चलता है कि ये धरती वाले दूसरे प्लेनेट इसलिए खोज रहे हैं, वहाँ से भी कुछ खोद के ले आएंगे और यहाँ लाके बेच देंगे, तो ये हमको बहुत सम्मानजनक सा नहीं लगता है कभी कभी। तो मेरा कहने का आशय केवल इतना है कि धरती पे ही नहीं, धरती के बाहर भी कुछ भी नेगेटिव होता है वो हमको सुनने से अच्छा नहीं लगता है। इसका मतलब है कि धरती के सारे मानव और जितने पास्ट में चले गए और जितने आने वाले हैं, यदि किसी के भी साथ पास्ट में कुछ गलत हुआ है, ये सोच के भी हमको चर्चा करके ठीक नहीं लगता है। इसका मतलब है कि पूरी मानव जाति के सारे इतिहास में कुछ भी गलत हुआ है वो भी हमको खराब लगता है। पूरे प्लेनेट के साथ और पूरे इसके बाहर भी कुछ गलत होता है तो वो भी हमको खराब लगता है। ये हमको ये खराब क्यों लगता है? इसका मतलब कोई रिश्ता है। इसका मतलब कोई रिश्ता है। अमेरिका में कोई आदमी मर जाए, मेरे को क्या फर्क पड़ता है? लेकिन यदि थोड़ी सी भी संवेदनशीलता हमारे भीतर है, उसको हमको सुन के ठीक नहीं लगता है। ये हर व्यक्ति के भीतर पूरी सृष्टि में एक वननेस व्यवस्था के रूप में दिखाई देती है। मानव के भीतर वो रिलेशन की वननेस फीलिंग के रूप में दिखाई देती है। ये कहां से आई? ये कौन सा तार है जो जुड़ा हुआ है? जो मूल ऊर्जा बताया।
तो एकमात्र वास्तविकता पूरी सृष्टि की, पूरी सृष्टि बोलते हैं तो मेरा पूरा शब्द छोटा पड़ जाता है, क्योंकि पूरा बोलते समय मेरी कल्पना वहां तक जाती है और मेरा अज्ञान सामने आ जाता है कि मैं पूरा नहीं पहचान पा रहा हूं। इसका मतलब है ये मूल ऊर्जा, खाली स्थान एकमात्र वास्तविकता है कि जहां तक हम पहचानते हैं और जहां हम नहीं पहचानते हैं, सभी जगह ये एकमात्र वास्तविकता विद्यमान है, उपलब्ध है, सदा सदा के लिए उपलब्ध है। और पूरी प्रकृति में, पूरी नेचर में ये हार्मनी, ये वननेस का और दूसरा कोई आधार हमारे पास दिखता ही नहीं। इस रूप में भी ये हमको स्वीकार हो जाता है। एंगल की बात है, किसको किस तरह से स्वीकार होगा ये तो मैं नहीं कह सकता, हर व्यक्ति का अपना एक अप्रोच करने का तरीका होता है, लेकिन जैसे जैसे हम ध्यान देंगे तो इस पे हमारा ध्यान जाएगा। हाँ जी। सर, अभी इंडिया ने एक सैटेलाइट अपना मिसाइल से डिस्ट्रॉय किया था, तब नासा ने स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन किया था कि आपने स्पेस में गार्बेज क्यों इकट्ठा कर दिया। ये अभी ज़्यादा टाइम पुराने की बात नहीं है, कुछ महीनों पहले की बात है। हाँ। तो इंक्लूडिंग नासा इन कुछ कंट्रीज़ ने ऑब्जेक्शन किया था कि अगर आप ऐसे अपनी मतलब सैटेलाइट्स को उड़ाओगे तो उसका जो कचरा है वो स्पेस में रहेगा और वो हम लोग के लिए ठीक नहीं है। फ्रेंड्स, ठीक हो गया। तो कहाँ पहुंचे? तो अब हमको पता चला, क्या पता चला? ये खाली स्थान खाली नहीं है, ये ऊर्जा स्वरूप है। और ये ऊर्जा भी अपने आप में पूर्ण है। ये ऊर्जा है, ये पूर्ण है। ये ऊर्जा एक ऐसी महिमा जो स्वयं क्रिया शून्य होते हुए समस्त इकाइयों में क्रियाशीलता का आधार है। तो क्या हुआ? एक यदि समझने के ढंग से अब हमको समझ में आता है कि यदि एक परमाणु है तो उसके केंद्र में कुछ अंश हैं और बाहर ऑर्बिट्स में कुछ अंश हैं, ठीक? तो हमारा ये भी ध्यान जाता है कि अंशों से मिलके ही परमाणु बना है। सबसे छोटा परमाणु 2 पार्टिकल का मानते हैं, एक सेंटर में और एक बाहर। एक सेंटर में रहता है, एक बाहर उसके चक्कर लगाता है, ठीक? कैसे हो गया होगा? तो अब समझ में आता है कि मूल ऊर्जा में ऊर्जित होने के कारण एक कण, एक सब एटॉमिक पार्टिकल स्पिन मोशन करता हुआ रैंडम मोशन में रहता है। दूसरा पार्टिकल भी अपनी एक्सिस पे घूमता हुआ, स्पिन मोशन करता हुआ रैंडम मोशन में रहता है। क्यों ऐसा रहता है? क्यों इसको रैंडम मोशन बोलते हैं? देखो, साइंस में हम इसको रैंडम मोशन बोलते हैं, लेकिन यदि ये गति नहीं होगी तो क्या होगा? यदि दोनों अपनी अपनी जगह में स्पिन मोशन करते रहेंगे तो कभी मिलने की स्थिति बनेगी? मिलने की स्थिति ही नहीं बनेगी। तो रैंडम मोशन का मतलब है, तो रैंडम मोशन रैंडम नहीं है। अब पता चला कि एक परमाणु पार्टिकल स्पिन मोशन करता हुआ दूसरे अंश को ढूंढकर परमाणु होने की प्रवृत्ति के साथ है। वैसे अंश अकेले नहीं मिलते हैं, वो किसी परमाणु के स्वरूप में ही होते हैं और किसी एक परमाणु से मुक्त होके किसी दूसरे परमाणु में समा जाते हैं। लेकिन क्लैरिटी क्या बनी? क्लैरिटी ये बनी कि मूल ऊर्जा में होने मात्र से हर इकाई अपनी पात्रता अनुसार ऊर्जित है। जड़ उसको पाकर क्रियाशील है। क्रियाशील का मतलब है घूर्णन गति और ऑर्बिटल मोशन के रूप में, फिर और भी कुछ बात कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए ये समझ में आता है कि मूल ऊर्जा खाली स्थान क्रिया शून्य होते हुए ऊर्जा स्वरूप है और स्वयं में पूर्ण है। इसलिए उस ऊर्जा में ऊर्जित होने के कारण, और ये पूर्ण एक ऐसी वास्तविकता जो स्वयं में पूर्ण है, सो सारी गतियां पूर्णता के अर्थ में है।
तो क्या बोला? सृष्टि में, देखिए आप समझ सकते हैं, सृष्टि में संपूर्ण इकाई प्रमाणित होने के अर्थ में है। सृष्टि की संपूर्ण इकाइयां प्रमाणित होने के अर्थ में है, पूर्णता को व्यक्त करती हैं, पूर्णता में ऊर्जित है, पूर्णता में गर्भित है, इसलिए पूर्णता को व्यक्त करती है और निश्चित आचरण के स्वरूप में पूर्णता को व्यक्त करती है। जड़ परमाणु निश्चित आचरण के साथ है कि अनिश्चित आचरण के साथ है? पेड़ पौधे निश्चित आचरण के साथ हैं कि अनिश्चित आचरण के साथ हैं? पशु पक्षी निश्चित आचरण के साथ हैं? मानव में निश्चित आचरण की प्यास है। मानव भी उसी पूर्णता में ऊर्जित है। पूर्णता में ऊर्जित होने के कारण, पूर्णता में गर्भित होने के कारण मानव में भी उसी पूर्णता को व्यक्त करने की चाहत है। इसलिए मानव में भी स्वयं का आचरण निश्चित हो जाए, भाव और विचार में निश्चितता आ जाए, ये अपेक्षा बनाई हुआ है। और दूसरा मानव भी मेरे साथ निश्चित आचरण के रूप में व्यक्त हो कि अनिश्चित आचरण से व्यक्त हो? निश्चित आचरण से व्यक्त हो। तो रूट में गए तो कहानी इतनी मिली। तो इससे ये समझ में आया कि सृष्टि की सभी इकाइयां पूर्णता में ऊर्जित होने के कारण पूर्णता के अर्थ में गति के रूप में दिखाई देती है। तो सृष्टि की सभी इकाइयों में नेचुरली पूर्णता में होने की प्रवृत्ति भी है और पूर्णता को व्यक्त भी करती हैं। ये लाइन को ध्यान से सुन सकते हैं। मानव के अलावा सृष्टि में सभी इकाइयां पूर्णता के अर्थ में ऊर्जित हैं, इसलिए व्यवस्था की ओर प्रवृत्ति है और व्यवस्था के रूप में व्यक्त हैं। ये लाइन पकड़ पा रहे? सन्नाटा दिख रहा है? हाँ, इधर भी खाली स्थान है टोटल। देखो ऐसे समझो कि जैसे अभी जो बताऊंगा ना वो पूरा समझ में आएगा, एक भी शब्द नहीं छूटेगा, गारंटी है मेरी। आटा फीका ही फीका होता है, गेहूं का आटा एकदम फीका रहता है, उसमें कोई स्वाद नहीं है ज्यादा। लेकिन उसी को जलेबी बना के खिलाओ तो उसका रोम रोम मीठा हो जाता है। अभी सबको समझ में आया? तो कुल मिलाकर ये सिद्ध होता है कि अपने को जलेबी समझ में आएगी, ज्ञान नहीं आ रहा। आटे में मीठे का गुण कहां से आ गया? क्योंकि चाशनी मीठी थी। आटे में वो जलेबी गरम कैसे हो गई? क्योंकि चाशनी गरम थी। और जलेबी लाल रंग की कैसे हो गई? क्योंकि चाशनी कलर्ड थी। इसका मतलब यह हुआ कि जलेबी को जिसमें डुबाया उसका एक्सप्रेशन जलेबी से व्यक्त हुआ, आटे से व्यक्त हुआ। इसका मतलब है सृष्टि की सारी इकाइयां व्यापक रूपी चाशनी में है। अभी समझ में आएगा, देखना। क्योंकि जब तक खाने पीने से जोड़ के बात नहीं बोलोगे तब तक अपने को तो आदत नहीं है पचाने की। तो सृष्टि की सारी इकाइयां खाली स्थान रूपी चाशनी में है और ये खाली स्थान अपने आप में पूर्ण है। इसलिए सृष्टि की सभी इकाइयों की गति पूर्णता की ओर है, क्योंकि वो पूर्ण है, पूर्ण में ऊर्जित है, पूर्ण में गर्भित है, इसलिए पूर्णता के अर्थ में व्यक्त होता है। पूर्णता के अर्थ में जो व्यक्त होना है यही व्यवस्था के अर्थ में प्रवृत्ति है और व्यवस्था के रूप में व्यक्त होना है ना। कोई आदमी उल्टा पुल्टा बिहेवियर करता है, हम कहते हैं यार ये बहुत इनकम्प्लीट है। यदि मेरे भाव और विचार में गड़बड़ी है तो मैं अपने आप में पूर्णता को फील करता हूं कि अपूर्णता को फील करता हूं? अपूर्णता को फील करता हूं।
इससे ये समझ में आया कि परमाणु अंश पूर्णता में ऊर्जित है, इसलिए व्यवस्था की प्रवृत्ति है और दूसरे अंश को पाकर व्यवस्था के रूप में, परमाणु के रूप में व्यक्त होता है। फिर से बोल रहा हूं, परमाणु अंश पूर्णता में ऊर्जित है। पूर्णता में ऊर्जित होने के आधार पर व्यवस्था के अर्थ में गति है, इसलिए व्यवस्था की प्रवृत्ति भी व्यवस्था में होने की प्रवृत्ति दिखाई देती है और दो अंशों के रूप में, परमाणु के रूप में व्यवस्था का स्वरूप दिखाई देता है। अब मानव पे आ जाते हैं। मानव भी उसी पूर्णता में ऊर्जित है, इसलिए मानव में भी व्यवस्था की प्रवृत्ति है। लेकिन शादी करके अव्यवस्था के रूप में दिखाई देता है। क्या मतलब हुआ? व्यवस्था में होने की प्रवृत्ति है लेकिन व्यवस्था की समझ नहीं है। परमाणु अंश को समझने के लिए स्कूल जाने की जरूरत नहीं है। परमाणु अंश में व्यवस्था में होने की प्रवृत्ति भी है और बाय नेचर व्यवस्था उसमें निहित है। तो परमाणु अंश या परमाणु में व्यवस्था में होने की प्रवृत्ति भी है, दूसरे परमाणु के साथ मिलकर अणु के रूप में व्यक्त भी होता है। एक मानव रूपी इकाई उसी मूल ऊर्जा में ऊर्जित होने के आधार पर व्यवस्था में होने की प्रवृत्ति है, लेकिन व्यवस्था की समझ नहीं है। तो व्यवस्था में होने की प्रवृत्ति है, इसलिए समझने के लिए पात्रता है, समझना चाहता है। व्यवस्था में होने की प्रवृत्ति है, इसलिए समझना चाहता है। परंपरा में समझ उपलब्ध नहीं है, इसलिए जिंदा रहने को जीना मानकर व्यवस्था बनाने गया तो सब तरफ मार खाया है। समझ में आया? कौन रिपीट करेगा इसको? कितने लोग इसको रिपीट कर सकते हैं? हाथ उठाइए, देखता हूं कितने लोगों तक पहुंचा। मैंने जो बोला इसको कितने लोग रिपीट कर सकते हैं? देखो, भाव भी ऐसे, मतलब शब्द से भाव तो पहुंच जाए ना। अब आप कौन सा भाव प्रकट करोगे, वो ऐसा नहीं बोल रहा हूं। जो भाव मैंने प्रकट किया वो भाव प्रकट हो जाए, भाव प्रकट हो जाए। अब हाथ उठाओ, चलो उनको माइक दो। हाँ, इंग्लिश में करो, इंग्लिश तो हम समझते हैं, ऐसे कोई हम पढ़े लिखे नहीं है, ऐसे थोड़ी है, हम भी पढ़े लिखे। बोलो। तो पहला मैंने लिखा है स्पेस इज कंप्लीट एंड एनर्जाइज्ड। हाँ। All units want to be complete. There is an inclination towards organization, and that is expressed in organization. Humans are also inclined towards organization, but we don't understand organization. But because we are inclined towards organization, that's why we want to understand organization. But this is not in our culture and in our tradition, and that's why there's this entire chaos. Yeah, chaos. जोरदार तालियां। बहुत ही बढ़िया शब्दशः है। काम की बात उतनी ही है, सही समझ में आ गया। हाँ जी, बढ़िया। अब एक हिंदी में कौन बोलेगा? चलो इन्हीं को चांस देते हैं, थोड़ा सा कुछ अच्छा सुनने मिल जाए, अच्छे सुनने के लालच में। भैया ने बताया कि सृष्टि में जितनी इकाइयां हैं वो चूँकि पूर्णता में है,
भैया ने कहा कि ऊर्जित हैं, गर्भित हैं, मतलब मैंने नहीं कहा, ऐसा है। ऐसा है। हाँ। तो और उनमें ये अस्तित्व की तरफ से बाय नेचर उनमें व्यवस्था में आने की प्रवृत्ति है। और हम अगर मानव को छोड़ के बाकी सब जैसे पदार्थ है, प्राण अवस्था और जीव अवस्था है, उनमें वो पूर्णता है क्योंकि वो एक व्यवस्था में है। और पूर्णता का अर्थ ये होता है कि वो स्वयं में पूर्ण है और व्यवस्था में भागीदारी है। तो मानव के अलावा बाकी सारी चीज़ें जो है व्यवस्था में है, तो पूर्णता में है। और जब मानव को लेते हैं तो पूर्णता में तो हम भी हैं, तो वो पूर्णता हमारे अंदर एक प्रवृत्ति के रूप में व्यक्त हो रही है कि जैसे हम सुखी होना चाहते हैं, वो भी एक प्रवृत्ति है। और भैया ने कहा कि सुखी हम तब तक नहीं हो सकते जब तक हम व्यवस्था को समझ नहीं लेते, व्यवस्था में जीना शुरू नहीं करते। तो जब भी हमें दुख होता है वो एक इंडिकेशन होता है कि हमको पूर्णता की तरफ जाना है। और पूर्णता की तरफ जाने के लिए हम प्रयासरत तो होते हैं, लेकिन विफल इसलिए होते हैं क्योंकि हमको उस पूर्णता जो व्यवस्था में हमको आके पूर्ण होना है उसकी समझ नहीं है। तो समझ ना होने की वजह से हमारे अंदर प्रवृत्ति तो दिखती है कि हम उस तरफ जाना चाहते हैं, सुखी होना चाहते हैं, लेकिन समझ के अभाव में हम पूर्णता में व्यक्त नहीं हो पाते हैं, व्यवस्था में नहीं हो पाते हैं। तो बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ठीक 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 है। देखिए, हमको पता है चाहे नहीं पता है, और हम माने या ना माने और जाने या ना जाने, हम सभी की पूरी सृष्टि खालिस्तान में है कि नहीं है। और यदि खालिस्तान ऊर्जा स्वरूप है तो बाय डिफॉल्ट उसका प्रभाव होने मात्र से जो सहअस्तित्व का प्रभाव है, जो सहअस्तित्व के स्वरूप में इकाई में प्रभाव है, वो बना ही हुआ है। इसलिए कहा कि हर बच्चा जन्म से जिज्ञासु है। ये कहां से आ रहा है? क्योंकि वो ज्ञान में ऊर्जित है, इसलिए ज्ञान का प्यासा है। न्याय की चाहत है क्योंकि उसमें व्यवस्था को, मानव और मानव के बीच में जो व्यवस्था है उसको समझने की चाहत है। उस व्यवस्था को समझने की चाहत का नाम न्याय की अपेक्षा है। वो सही कार्य व्यवहार करना चाहता है। इस एग्जिस्टेंस में जो कुछ भी है वो पूर्णता में ऊर्जित है, इसलिए पूर्णता के अर्थ में व्यक्त होता है। पूर्णता के अर्थ में व्यक्त होने का नाम सही कार्य व्यवहार करना है। पूर्णता के अर्थ में व्यक्त होने का नाम ही सही कार्य व्यवहार करना है। और क्या बचा? सत्य वक्ता है। इसी को सत्य भी कहा है, इसी को सत्य भी कहा है। ये खालिस्तान कभी ना बदलने वाली सच्चाई है और ये शाश्वत है। ये शाश्वत है और कभी ना बदलने वाली सच्चाई है, इसलिए एक नाम शाश्वत है, एक नाम सत्य है ना? हेलो, हाँ, मैं ये जानना भी चाहती हूँ और सुनना बताना भी, पता नहीं मैं राइट हूँ कि नहीं हूँ, लेकिन यह है, इसीलिए शायद ये एक श्लोक है, ओम पूर्णमद पूर्णमिदम। रोके रखो, अभी रोके रखो। हाँ, अभी रोके रखो, कल के लिए, अब कल चर्चा करेंगे। पूर्ण की बात हो रही थी। अभी पहले इसकी निश्चय निपट लें, आज निपट लें, कल की बात करते हैं। पुराने रेफरेंस में जाते फिर बहुत सारा और खुलना शुरू हो जाता है। तो अभी ऑब्जेक्टिवली जितना है सामने उसको एक बार बात कर लें। हाँ जी, ये ठीक हो गया। तो इससे ये पता चला कि पूरी सृष्टि की सारी गतियां, देखिए अब यदि आप ध्यान देंगे तो अब क्या समझ में आया? सब एटॉमिक पार्टिकल का मोशन रैंडम मोशन है कि वो भी पर्पस के साथ है? वो पर्पस के साथ है ताकि दूसरे परमाणु को या किसी को खोज के उसके साथ में हो जाए, है ना? तो बिल्कुल वैसे ही है, अनमैरिड लोग भी स्पिन मोशन करते हुए रैंडम मोशन में रहते हैं। और कई बार ये रैंडम मोशन काफी देर तक चलता है। तो पर्पस पकड़ में आ जाए तो एक व्यवस्था में कन्वर्ट हो सकता है ना? तो सब एटॉमिक पार्टिकल में स्पिन मोशन में रहते हुए, है ना, रैंडम मोशन करते हुए व्यवस्था में होने की प्रवृत्ति भी है, व्यवस्था को पहचानता भी है। मानव स्पिन मोशन करते हुए रैंडम मोशन में रहता है, व्यवस्था की प्रवृत्ति है पर व्यवस्था की समझ नहीं है, इसलिए अव्यवस्था में लैंड कर। अकेला रहे तो अव्यवस्था, किसी के साथ हो जाए तो अव्यवस्था। इसलिए अभी के लोग शादियों से डरते हैं। कैसा है ये? ठीक है एक्सप्लेनेशन?
जिनके लिए कहा था उन्होंने सुना ही नहीं। एक्सप्लेनेशन ठीक है? बहुत बढ़िया। देखिए वाकई में ये बात तो ठीक है कि पहले लोग जिम्मेदार नहीं थे, उनको पता ही नहीं था शादी क्या होती है, बाल विवाह हो गए, बच्चों के बच्चे पैदा हो गए। अभी भी स्थिति यही है कि बच्चों के बच्चे पैदा होते हैं और बड़े शरीर वाले छोटे बच्चे पैदा कर देते हैं, और ये बड़े बच्चे छोटे बच्चों को डांटते हैं, मारते हैं, और छोटे बच्चे बड़े होकर ब्याज सहित लौटाते हैं। तो ये बात ठीक है, डे बाय डे हम पहले से ज़्यादा जिम्मेदार, ज़्यादा सेंसिटिव और उन चीज़ों को समझपूर्वक करना चाहते हैं। सब करते हैं इसलिए कर लूँ, लोग कहते हैं इसलिए कर लूँ, उम्र हो गई है इसलिए कर लूँ। जितने भी बाहरी दबाव थे उसके सामने खड़े होने की ताकत तो मानव के पास आई है। शायद ये लॉजिक की देन है, एक्सपोजर की देन है, या मानव आगे बढ़ रहा है इसकी देन है। लेकिन ये केओस में जाने की बजाय ये व्यवस्था की ओर चली जाए, उसके लिए आवश्यकता है कि हमें जो एग्जिस्टेंशियल ऑर्डर है उस एग्जिस्टेंशियल ऑर्डर को समझकर मैं भी उस ऑर्डर में हो जाऊं, तो ये बात सफल हो जाएगी। तो जो कुछ हो रहा है बढ़िया ही है, धीरे से और बढ़िया की तरफ जाएंगे। तो मैं सोचता हूं कि जितनी चर्चा हुई है, आज थोड़ा सा आपस में बैठना चाहोगे? मैं कल आप में से किसी को भी बोर्ड पे बुला लूंगा और जितनी चर्चा आज हुई है सारी वो आपको प्रस्तुत करनी है, ठीक है? तो मेरा मन जिसको करेगा कल मैं सुबह उसको बुला लूंगा।